नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत के बाद दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अब जगदलपुर पहुंच चुके हैं, जहां जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद वो सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। गृह मंत्री के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ बैठकों से नक्सल समस्या का हल निकलेगा या फिर अब कोई ठोस कार्रवाई भी होगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में अब तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं। इस घटना को 400 से अधिक माओवादियों ने अंजाम दिया था। इसके बाद से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। नक्सली हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर, बीजापुर और रायपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा आईबी, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुठभेड़ में चूक पर मंथन के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर से बीजापुर के बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप जाकर अधिकारियों और जवानों से बातचीत करेंगे। अमित शाह बासागुड़ा कैंप में करीब 1 घंटे तक रहेंगे। इसके बाद शाह बीजापुर से जगदलपुर होते हुए रायपुर आएंगे। वो करीब 3:30 बजे से 5:30 बजे तक रायपुर में रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह निजी अस्पतालों में जाकर घायल जवानों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि रायपुर के रामकृष्ण, एमएमआई, बालाजी और नारायणा अस्पताल में नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों का इलाज चल रहा है। जवानों से मुलाकात के बाद शाह शाम को करीब 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले कल नक्सली हमले की वजह से अपना असम दौरा रद्द कर गृह मंत्री दिल्ली पहुंचे थे और विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी ली थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नक्सलियों का काम तमाम करने पर रणनीति बनी और आज भी होने वाली बैठकों का मुख्य मकसद यही रहेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देश गुस्से में है। सवाल यही है कि नक्सलियों का खात्मा आखिरकार कब होगा। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. भार्गव जी हैं, पूर्व डीआईजी हैं, नक्सल एक्सपर्ट भी हैं। स्वागत है सर आपका। और उसके अलावा डॉक्टर विमल चोपड़ा, वरिष्ठ बीजेपी नेता, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। आर.के. भार्गव जी, बहुत दुखद घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है। नुकसान हालांकि नक्सलियों को भी पहुंचाया हमारे जवानों ने, लेकिन हमारा एक भी जवान जाता है तो सर दुख होता है। यहाँ तो 22 जवान एक साथ गए हैं। इस पूरे नक्सली हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या स्ट्रेटेजी में चूक हो गई? कहा यह गया कि यहाँ तो ट्रैप किया गया हमारे जवानों को, सूचनाएं पहुंचाई गई कि नक्सली हैं और उसके बाद बड़ी संख्या में जवान गए और ट्रैप हो गए। अब पूरी इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा मैंने जितनी मुझे खबर मिली है उसके हिसाब से जो आपने कहा कि ट्रैप किया गया, ट्रैप तो किया गया, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी फोर्स हैं तो हमको इन चीज़ों के ऊपर पहले से ध्यान रखना चाहिए। हमें जितनी भी पिछली घटनाएं हुई हैं उनसे सबक लेना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में नक्सलियों ने गाड़ियां जला दी। गाड़ियां जलाने पर जब वहां सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो उनको एम्बुश किया गया। इस समय भी घटना में आज से शायद 7 या 8 दिन पहले कुछ गाड़ियां जलाई गई, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये इस तरह का फिर से कुछ ट्रैप ले किया जा रहा है। लेकिन ट्रैप ले करने से ज़्यादा वहाँ पर जो अभी हुआ, आपको पहले से ही अंदाज लगाना चाहिए था कि नक्सली क्या कर सकते हैं। नक्सलियों की टैक्टिक्स में कोई चेंज नहीं है। वो हमेशा इन स्ट्रेंथ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, 400 की संख्या में, 500 की संख्या में। तो हमें पता होना चाहिए था कि इस तरह का हमारे ऊपर हमला हो सकता है। दूसरी बात, जो इस समय फिजिकल सिचुएशन है उस एरिया में, उसको हमने ध्यान में नहीं रखा। आजकल पेड़ों के ऊपर से पत्ते निकल जाते हैं, विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो जाती है, जिसका फायदा हमेशा नक्सल को ही होता है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत दूर से नजर रख सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुन के उनके ऊपर फायर कर सकते हैं, जबकि ये चीज हमारे हक में नहीं होती।
क्योंकि हमें विजिबिलिटी से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी। नक्सल तो पूरे इलाके में वहां घूम रहे हैं, हम किसको पकड़ेंगे, किसको कुछ करेंगे, तो इसलिए इसका फायदा हमेशा उनको होता है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी इस समय सोचने की थी, इस समय हमें उम्मीद होनी चाहिए थी कि नक्सल कुछ हमला कर सकते हैं। हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस इलेक्शनियरिंग में लगी हुई हैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर गई हुई हैं, इसका उन्हें भी पता है और इस हमारे कमिटमेंट का वो उन्होंने फायदा उठाया है और फायदा उठा करके हमारे ऊपर हमला किया है। ठीक सर, आप बने रहिए, बहुत अच्छे से आपने बिंदुवार समझाई ये चीजें, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी बने हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत आला अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पर आना दोनों नेताओं का यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक संदेश देने की भी कोशिश है नक्सलियों को कि यहां से कोई बड़ी स्ट्रेटजी तैयार हो सकती है नक्सलवाद के खिलाफ। और इसीलिए कल असम का दौरा मुख्यमंत्री ने रद्द किया, अपना गृह मंत्री ने रद्द किया और आज तुरंत ही जगदलपुर पहुंचे। वहां पर जो हमारे शहीद जवान थे उन्हें श्रद्धांजलि दी और अब ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और सवाल तो यही है कि इस चर्चा के बाद क्या ठोस निकलता है। स्ट्रैटेजी हालांकि जो होगी वो हमें ग्राउंड पर ही दिखाई देगी, नक्सलियों के खिलाफ दिखाई देगी, लेकिन सबसे अहम होता है कि एक संदेश जरूर जाए। जिन लोगों ने काराना हरकतें की हैं उनको एक डर बिठा दिया जाए और इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए बातें हर बार होती हैं सर, जब भी कोई हमारा जवान शहीद होता है ये कह दिया जाता है कि ये बौखलाहट है, नक्सली खत्म हो रहे हैं। इसी तरह के दावे बीजेपी भी कभी करती थी चुनाव के दौरान, यहाँ तक कहा गया कि नक्सलवाद को तो हमने लगभग खत्म कर दिया है। तो ये क्या हम जल्दबाजी कर देते हैं या हम चीज़ों को नकारते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ नक्सलवाद है अभी, चाहे वो 1 जिले में हो, 2 में हो या 3 में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता और हमारा एक जवान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो बौखलाहट भी है अगर नक्सलियों की, तो हमें उससे भी कैसे टैकल करना है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है और 24 जवानों की शहादत जो है काबिल बर्दाश्त है, क्योंकि हमारे ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना विषय। देखिए बात ये है कि लगातार पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार की थोड़ा सा सर ऑडियो में आपके दिक्कत आ रही है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है हम चाहेंगे वो ठीक हो जाए। मैं लौटूंगा सर आपके पास, आर के भार्गव जी के पास में आ रहा हूँ। आर के भार्गव जी, हालांकि हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है इन चीज़ों के और जो स्ट्रेटेजी बनती है सर वो भी बंद कमरे के अंदर ही बनती हैं और हमें वो चैनल पर डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो होगा ग्राउंड पर देखा जाएगा। लेकिन इस मामले का कम से कम पोस्टमार्टम तो हमें करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। नारायणपुर में भी जिस तरीके से घटना घटी कि ये जो मौसम है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, इस मौसम में अक्सर जब गर्मियों की शुरुआत हो रही होती है तो नक्सली कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। एक चिट्ठी का भी जिक्र हो रहा है जिसमें कहा गया कि बातचीत करने की भी कोशिश हो सकती है। ये क्या पूरी चाल थी नक्सलियों की? और अभी बार बार ये कह देना कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है इसलिए बौखलाहट है, ये बयान हम सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये बयान सही है, बौखलाहट में ही सही? अगर वो ये दिखा रहे हैं कि अभी हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि सर उसको जड़ से खत्म किया जाए। देखिए, जड़ से खत्म करने के लिए खाली हम सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेवारी नहीं है, ये सारी जिम्मेवारी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होता है उसकी होती है। हमारा काम तो एक उस तरह के सर्जन का है जो सड़े गले अंग को काट करके फेंक देता है, लेकिन बदन के अंदर दवाई भेजने का काम, मरीज को ठीक करने का काम दूसरे डॉक्टर का होता है जो कि पॉलिटिशियंस है। लेकिन मैं जितने समय से नक्सल को देख रहा हूं वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, वो सब के सब आकर के शोशाबाजी करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ग्राउंड के ऊपर उसका असर कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए, अगर 400 नक्सलियों ने आकर के हमला किया है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 नक्सली बचे रह गए थे जिन्होंने अपनी खाली ये दिखाने के लिए कि हम सरवाइव कर रहे हैं, हम अभी भी वी आर
लाइव एंड किकिंग वो नहीं है। 400 का एक जगह पर इकट्ठा होना, उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रैप करना, वो ये साफ शो करता है कि इट वाज ए वेरी वेरी डेलिब्रेट अटैक। और इसका पर्पस साफ था कि केंद्र या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि मैं कहूँगा जो भी सरकार है उनको एक खबर भेजना कि भाई आप अभी हमें हल्के में मत लीजिए, जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसके हमारे ऊपर उतना कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस फायदे को करने के लिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि वो अपना कुछ करती हैं उसका पीछे हट जाती हैं, थोड़ा करती हैं फिर पीछे हट जाती हैं। उनका मेन मकसद खाली इसका फायदा उठाने का है। अगर इसको वाकई में आपने एक बार में इसको काबू में लाना है तो जरूरी है उनके अंदर जाकर के जो डेवलपमेंट है, जो एजुकेशन है, उसको आगे बढ़ाना, उसको पूरी तरह से अपने काबू में लेकर के उनको ये यकीन दिलाना कि हम उनके साथ हैं और उनको अपने साथ लेना है। खाली सिक्योरिटी फोर्सेस भेज करके वो 10 हमारे मार देंगे, हम 10 उसके मार देंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना वो हमें मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ना ही खाली गोली और बंदूक के बल पर हम उनको खत्म कर सकते हैं। ठीक, विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, आपका भी स्वागत है। हालांकि इस समय ऐसा है कि हर कोई भावुक है। एक सवाल ये है सर कि आप लोग भी जब सरकार जा रही थी 2018 में, उस वक्त ये दावा कर गए थे कि हमने तो बहुत हद तक नक्सलवाद पर काबू पा लिया, इस तरह के बयान दिए जाते थे। कुछ दिन पहले जब हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई, केंद्र के कुछ नुमाइंदे भी आए, छत्तीसगढ़ में चर्चाएं हो रही थी, नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने की बात हो रही थी, अग्रेसिव होने की बात हो रही थी। सब चीजें तो लग रहा है ऐसे धरी की धरी रह गई और 2 कदम आगे नक्सलवाद पहुंच गया है, ऐसा प्रतीत हुआ इस घटना के बाद। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं उन हमारे 23 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को बलवेदी पर चढ़ा दिया। और वहां से तो नक्सलवाद उस बंगाल से खत्म हो चुका है, नक्सलवाड़ी से जहां ये चालू हुआ था। लेकिन लगातार ये देखने को आ रहा है कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों की जो नक्सलवाद के प्रति नरम नीति रहे है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर था, लेकिन कांग्रेस का शासन आते ही उसने नक्सलवाद को लेकर के अपनी नीति बदलनी चालू की। देखिए, राजनीति होती है, आप लोगों के आरोप सही है, लेकिन मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। हम ये दावा कैसे कर सकते हैं नक्सलवाद खत्म हो रहा था जिन इलाकों की हमें भौगोलिक स्थिति ठीक से नहीं पता, कुछ ऐसे इलाके जहां पर प्रशासन आज तक पहुंच नहीं पाया, कुछ ऐसी जगहें जहां 15 अगस्त 26 जनवरी को काला दिवस मनाया जाता है, जो भारत के सदस्य नहीं मानते अपने आप को। कैसे हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने नक्सलवाद को खत्म किया? 15 साल कम होते हैं क्या सर किसी भी सरकार को? और ऐसा नहीं है कि ये केवल राज्य का विषय है, ये केंद्र का भी विषय है, ये केंद्र का भी विषय है सर, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बीजेपी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र और राज्य का दोनों का विषय है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी राज्य की है। आज आप 15 साल में देखेंगे, आप बस्तर जा करके देखिए, दंतेवाड़ा जाके देखिए, नारायणपुर जाके देखिए, आप वहां के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, सब में। और दोहरी लड़ाई लड़ी है, बंदूक के साथ साथ विकास की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस ने कहा कि हम गोली से नहीं बोली से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ना वो गोली से लड़ सके ना बोली से लड़ सके। आज ये देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी वो आसाम में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जिस छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको इस लायक बनाया कि आप आसाम में स्टार प्रचारक बन सकते हैं, उस जनता को मरना छोड़ करके वो आसाम में प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पहली है। हमारे गृह मंत्री जी आज बस्तर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना ही नहीं था कि वो बस्तर पहुंचे, लेकिन गृह मंत्री जी इन सब हालात को देखते हुए चुनाव प्रचार छोड़ करके तत्काल दिल्ली आए, उन्होंने मीटिंग ली और दिल्ली से उन्होंने वहां नारायणपुर जाने का कार्यक्रम बनाया। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी संवेदनशीलता बरतते हुए जो है इस प्रकार से, चाहे चुनाव प्रचार हो, आप आसाम की जिम्मेदारी नहीं है, आप पे छत्तीसगढ़ की बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको सौंपी है कि आप छत्तीसगढ़ को पहले देखिए, आसाम को बाद में देखिए। सर, ये राजनीतिक डिबेट नहीं होनी चाहिए थी, अभी वक्त नहीं है। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सुरेंद्र शर्मा, राजनीतिक इच्छा शक्ति मैं जवाब ले लेता हूं इस पर जो आपने कहा है, दूसरी तरफ से भी जवाब मिलना चाहिए।
स्ट्रेटेजी अब कुछ साफ हुई है सुरेंद्र शर्मा जी, क्योंकि आपकी सरकार के दौरान ये शायद पहली बड़ी घटना हुई है। इससे पहले भी घटनाएं हुई, लेकिन कहीं 4 कहीं 5 हमारे जवान हमने खोए। ये बहुत बड़ी घटना घटी है। अब बीजेपी जो सवाल पूछ रही है कि बोली या गोली, अब कुछ पर्दा हटा आंखों से, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, इसमें एक तो ये कहा जाता है कि राजनीति का विषय नहीं है, मगर पूरी राजनीति वाली ही बात की जाती है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं इस बात का इनकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास या छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषित किया हुआ है कि छत्तीसगढ़ जो है विकास, विश्वास और सुरक्षा 3 विषयों पर चलेगी और जो सही रास्ते में आना चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है और नहीं तो उनको ठीक किया जाएगा। अभी की जो घटना हुई है बहुत ही दुखदायी है और बहुत दुर्भाग्यजनक है। हम सभी शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये एक युद्ध है, एक लड़ाई है और जो बरसों से लड़ी जा रही है। एक ऐसा तबका जिनके हाथों में हथियार है, दिमाग में हिंसा है और हिंसा के बल पर हिंदुस्तान पर वो अपनी मिल्किया सल्तनत कायम करने की चेष्टा में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप लगा करके ये कहना कि सरकार के दृढ़ता नहीं है, सरकार में विल नहीं है, इस तरह की बात कहना गैरवाजिब है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। चाहे जंगल में जमीन वापस करने की बात हो, चाहे वनोपज की खरीदी की वृद्धि की बात हो, स्वामी आत्मानंद या अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात हो, तो ये बात, इस तरह की बात कहना, ये एक युद्ध है। उसके नक्सलियों के गढ़ में, नक्सलियों के खेमे में पुलिस सर्चिंग के लिए गई थी, सुरक्षाकर्मी सर्चिंग के लिए गए थे और बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला हुआ है। वहाँ लड़ाई हुई है, नक्सली मारे गए हैं और हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। मगर ये समझ लीजिए, ये लगातार चलने वाली लड़ाई है और एक समय निश्चित रूप से क्या ये आखिरी लड़ाई इससे माना जाए? क्या आप लोग बार बार ये कहते हैं, बीजेपी के लोग भी, आप लोग भी, कि ये तो उल्टी गिनती है, बौखलाहट है, खत्म हो रहे हैं? कोई आप लोगों के पास रोड मैप है कि कब तक खत्म हो सकता है ये लड़ाई? सदियों तक इसी तरीके से चलती रहेगी? इसको कहना तो असंभव बात है कि कब तक ये लड़ाई खत्म होगी, मगर एक समझ लीजिए कि निरंतर लड़ाई जारी है और जब तक के नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता, जब तक वो घुटने टेक नहीं देते, जब तक वो भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं कर लेते, जब तक वो हथियार नहीं छोड़ देते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आर के भार्गव जी, देखिए और भी राज्य हैं, आंध्रा का जिक्र होता है कि वहां पर बहुत कम इस चीज को कर दिया गया, बंगाल का जिक्र होता है। ऐसे छत्तीसगढ़ में क्या है कि यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा फैलाव रहा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर गढ़चिरौली छोड़ दें या मध्य प्रदेश का बालाघाट छोड़ दें, बहुत कम असर रह गया है। उड़ीसा में भी बहुत कम रह गया। ये छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा घटनाएं यहीं पर घट रही हैं? बात सही है कि जो दूसरी कुछ स्टेट हैं वहाँ पर ये बहुत ही नेग्लिजिबल रह गया है, बहुत ही थोड़ा सा रह गया है, जबकि इस इलाके में अभी भी ये उसी तरह से उतनी ही इंटेंसिटी से है जितना कि पहले था। और उसकी कई वजह हैं। एक तो सबसे बड़ी जो इसकी भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ पर कुछ भी करने के बाद वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से निकल करके चले जाते हैं और जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट हैं, वो उनके पीछे उतने खुले हाथ से नहीं जा सकती हैं जितना कि अपने खाली एक स्टेट का अगर मसला हो तो उसमें चली जाती हैं। नक्सलियों के लिए कोई स्टेट बाउंड्री नहीं है, उनके लिए कोई सरकार नहीं है, उनके लिए कोई छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। इस वजह से इस इलाके में अभी भी ये नक्सलवाद उतना ही बना हुआ है जितना कि पहले बना हुआ था। थोड़ी बहुत कमी बीच बीच में आती रहती है, कुछ समय चुप बैठ जाते हैं, उसका कुछ दिन बाद फिर दोबारा से कोई किसी न किसी मेजर घटना को वो अंजाम दे देते हैं। लेकिन ये कहना कि वहाँ से हम इसको ख़त्म कर रहे हैं या बहुत कम कर दिया, हमारे पास उसका कोई थर्मामीटर नहीं है जिसको देख के हम ये कहें कि नहीं अभी ये कम हो गया। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा आर के भार्गव जी, ये कहा जा रहा है कि जो हमारे DRG के जवान हैं जिनको तैयार किया गया स्थानीय स्तर पर, जिन कुछ ऐसे भी लोग जो नक्सलवाद छोड़कर आए, जो वहाँ की बोली को समझते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को समझते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा खतरा भी है, उनको ऐसा लग रहा है कि खासकर टारगेट कर रहे हैं आजकल नक्सली। इस चीज़ से आप सहमत हैं कि ये जो हमारे जवान हैं इनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है?
जिस समय मैं सर्विस में था, कई जवान जिनको हम नक्सल के एरिया में या छत्तीसगढ़ में इस तरह से पोस्ट करते थे, उनको कई बार वो हमें चिट्ठी लिख के देते थे कि हमें होम पोस्टिंग नहीं चाहिए, हम अपने घर में नहीं जाना चाहते। हम तो उन्हें ये सोच करके कि वहाँ के लोकल हैं, हमें इनसे मदद मिलेगी, हमें इनसे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, ये उस एरिया को जानते हैं, हम ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकेंगे। लेकिन वो हम एप्लीकेशन देते थे कि हम इस इलाके में नहीं जाना चाहते। उनको मैंने इंटरव्यू वगैरह किया, उन्होंने कहा सर देखिए हम वहाँ लोकल हैं, सब लोग हमें जानते हैं, ये कह रही है कि हम भी उन्हें जानते हैं, लेकिन उससे हमारे परिवार और परिवार के और भी जो जानने वाले हमारे मित्र हैं, उनका सबका जीवन संकट में आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते। और शायद एक वजह ये भी हो जिसकी वजह से वो लोकल आदमियों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं ताकि वो इस इलाके में ना आए। इनके आने से क्या होगा कि देखिए, जो भी अगर सरकार जितना भी कुछ कर रही है उसको आगे बाकी गांव वालों को परकोलेट होगा, बाकी लोगों को पता लगेगा। और नक्सली इस बात को नहीं चाहते कि वो लोकल आदमी हैं जिनका वो सहारा लेकर के सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनका गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी के साथ उनका कोई मेल मिलाप हो। ठीक, विमल जी यहाँ चीज और है। हाँ जी, जल्दी से सर। हाँ, वो ये कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जी, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेस वो नक्सली एरिया में या कहीं भी होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म में होते हैं, उनको देख करके पता लगता है कि अच्छा ये सरकारी आदमी है, तो इसलिए उनको कहते हैं गवर्नमेंट का फेस। अब अगर उस गवर्नमेंट के फेस को मिटा दिया जाए, उसे खराब कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट की भी छवि खराब हो जाए। ठीक, बहुत अच्छी बात। विमल जी देखिए, ये जो मुद्दा है ना सर, ये अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को इच्छा शक्ति दिखानी होगी, केवल आरोप लगा देना। देखिए, अगर 4-5 राज्य मिले तो कहीं टीएमसी की सरकार है, कहीं बीजेडी की सरकार है, कहीं टीआरएस की सरकार है, कहीं कांग्रेस है, केंद्र में बीजेपी है, तो ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी मामला बन गया है। अगर अकेला छत्तीसगढ़ चाहे तो शायद से नहीं रोक सकता, वो चले जाएंगे मध्य प्रदेश, वो चले जाएंगे गढ़चिरौली, वहां पर अलग सरकार है, वहां तो मिलीजुली सरकार चल रही है। तो यहाँ तो अब सारे राजनीतिक पार्टियों को एक होना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। केवल आरोप लगाने से सर बात बन जाएगी, ऐसा नहीं लगता इस घटना को देखते हुए कम से कम। जी जी, देखिए आपने जो कहा ये सही बात है कि पूर्णतः राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। सरकार यदि चाहे इच्छा शक्ति के साथ काम करे तो काफी चीज उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन यह इतिहास गवाह है कि कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का नक्सलाइटों के प्रति नरम रुख रहा है। ये आज से नहीं, हमेशा रहा है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, उनका रुख नक्सलाइटों के प्रति नरम रहा है। केंद्र सरकार ने हमेशा लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, विचारधारा के। चलिए, मेरे पास समय थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं 10 सेकंड। सुरेंद्र शर्मा जी, आखिरी रिएक्शन सर, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जल्दी से सर, आरोप लगाने का वक्त। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और कांग्रेस सरकार के पास इच्छा शक्ति भी है, ठीक है, विजन भी है, योजना भी है। और उम्मीद यही है सर, समय कम है, माफी के साथ मैं आप सबको रोक रहा हूं, और अब यहाँ पर जवाब दिया जाए, ऐसा जवाब दिया जाए जो नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हो। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। राजनीति से इतर इस मुद्दे को कैसे खत्म किया जाए हमेशा के लिए, इस पर विचार विमर्श जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।